जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आमेर राजवंश है, उसकी स्थापना और उसके वंश के बारे में हमने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे जो सबसे प्रतापी शासक आते हैं, जिनका नाम आता है पृथ्वीराज कछवाहा है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो पृथ्वीराज कछवाहा है, लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक छोड़ा था। पृथ्वीराज कछवाहा है, इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके समकालीन क्या होता है, दिल्ली की और अपने राजस्थान की कुछ स्थिति विशेष थी और इतिहास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना है, इनका जो शासन काल है वो 1500, इनका राज्याभिषेक 1503 में होता है और 1527 तक ये शासन करते हैं आमेर की रियासत पे। तो आमेर के राजा है पृथ्वीराज कछवाहा। अब स्थिति की बात करें कि इनके समय राजस्थान की क्या स्थिति थी, तो इनके समय राजस्थान की स्थिति की अगर मैं बात करूं, राजनीतिक स्थिति की बात करूं, तो स्थिति ऐसी थी कि यहां पर राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय शासन था राणा सांगा का। राणा सांगा का मेवाड़ में शासन था और यहां पर शासन हुआ करता था राव लूणकरण का। राव लूणकरण राठौड़ का शासन हुआ करता था बीकानेर में, और यहां पर राजवंश था किसका, आपके पृथ्वीराज का। आमेर रियासत में किसका राज था, पृथ्वीराज का। मैंने बताया था कि शुरुआत में जो आपके कछवाहा राजा है ये आपके चौहानों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये गुहिलों के अधीन रहते हैं, इनके सामंत बनकर रहते हैं। और आप सभी को पता है कि राणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। हिंदू पथ कहा जाता है क्योंकि इनके अधीन सभी राजाओं ने एक साथ होकर विदेशियों को भारत से खदेड़ने का क्या है, एक प्रयास किया था। अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। तो पृथ्वीराज कछवाहा का शासनकाल ये रहता है। पृथ्वीराज कछवाहा का जो विवाह है वो होता है राव लूणकरण की पुत्री, जिसका नाम आता है, इसकी पुत्री थी जिसका नाम आता है आपके अपूर्वा देवी, या इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है बालाबाई। याद रखना, बालाबाई या अपूर्वा देवी का विवाह होता है किसके साथ, पृथ्वीराज के साथ होता है। और ये लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण आपके बीकानेर के राजा थे, जिनको क्या कहा जाता है, इनका उपनाम है इतिहास में कलयुग का करण कहा जाता है। इनको कलयुग का करण कहा जाता है। ध्यान देना, ये उपाधि इनको किसने दी थी, तो याद रखना है कि आपके बिट्टू सुजा है, उन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राव जेतसिरा छंद, उसमें कहा गया है। तो आपसे सवाल है कि राजपूताने का करण किस शासक को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तो राव लूणकरण है, इनको कलयुग का करण कहा जाता है। इनकी पुत्री अपूर्वा देवी या बालाबाई का विवाह किसके संग होता है, आपके पृथ्वीराज के संग होता है, और ये रामेर की क्या बनकर आ गई, रानी बनकर आ गई। कहते हैं कि अपूर्वा देवी से जो प्राप्त पुत्र था उसका नाम था पूरणमल। और जो आपके पृथ्वीराज थे, वो आपके पृथ्वीराज जी थे, वो अपूर्वा देवी के ज्यादा क्या थे, प्रभाव में थे। तो कहते हैं पूरणमल इनका 18वां पुत्र था, और इन्हीं को आगे जाकर क्या बनाया जाता है, उत्तराधिकारी भी बनाया जाता है। इनका अगला उत्तराधिकारी किसे बनाया जाता है, पूरणमल को बनाया जाता है। याद रखना ये बात, पूरणमल। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज के समय में अपूर्वा देवी ने क्या किया था, यहां आमेर के अंदर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम आता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर का क्या करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया। किसने, आपकी अपूर्वा देवी ने करवाया। अपूर्वा देवी थी, इनके साथ इनके एक गुरु आए थे जिनका नाम आता है, अपूर्वा देवी के साथ आए थे, गुरु थे इनके, उन गुरु का नाम आता है आपके कृष्णदास जी। कृष्णदास पहयारी, ये इनके गुरु थे, ये आए थे इनके साथ, और ये रामानंद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे उस समय उत्तर भारत में। तो ये आए थे, और इन समय पृथ्वीराज के जो कह सकते हैं कि इनके गुरु थे, जो आध्यात्मिक गुरु थे पृथ्वीराज जी के, उनका नाम था योगी चतुरानाथ थे, और ये नाथ संप्रदाय के थे। तो उस समय आप सभी को पता होगा कि अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, तो योगी चतुरानाथ जी थे। तो योगी चतुरानाथ जी का और कृष्णदास जी का दोनों का क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है। उसमें कृष्णदास जी ने हरा दिया किसको, चतुरानाथ जी को। और इस प्रकार से योगी
जो आपके कृष्णदास जी है, इन्होंने जयपुर के पास में एक जगह है जिसका नाम पड़ता है गड़ता तीर्थ, गड़ता जी पीठ की क्या की स्थापना की, गड़ता जी पीठ की स्थापना की आपके किसने, कृष्णदास जी पहियारी ने। और यहां पर गलता जी पीठ की स्थापना की। गलता जी को कहा जाता है हमारे मंकी वैली, राजस्थान के अंदर मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। और यहां पर रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान की, जयपुर में, ध्यान देना है। इसके बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज है, इनके इतिहास में बड़ा ही एक अच्छा सवाल पूछा जाता है कि इनके कुल 12 पुत्र थे। वैसे 12 पुत्रों में इन्होंने अपने राज्य को बांटा था, कुल 12 पुत्र थे इनके। 12 पुत्रों में इन्होंने अपने राज्य को बांटा। इस वजह से 12 कोठी प्रथा या 12 कोठी की जो परंपरा है वो इन्हीं के शासनकाल की चर्चा का विषय रही थी। या कैसे थे, 12 कोठड़ियों में इन्होंने अपने शासन को बांटा था, अपने पुत्रों में बांटा था। इसलिए 12 कोठी या 12 कोठी प्रथा है वो किस इतिहास यानी किस राजा के शासनकाल से जुड़ी हुई है, वो पृथ्वीराज से जुड़ी हुई है, ध्यान देना है। इसके बाद होता है पृथ्वीराज ने क्या किया कि विशेष बात क्या है इनकी और विशेषता क्या है इनकी, वो भी जान लेते हैं। अब मैंने बताया था कि ये सामंत हुआ करते थे किसके, गुहिलों के। तो गुहिल राजा उस समय कौन था, सांगा थे। अब सांगा जब इस समय थे तो कहते हैं कि सांगा के समय में आप सभी को पता है कि देश के अंदर 1526 के अंदर मुगल बादशाह जिसका नाम था बाबर ने आक्रमण कर दिया था पानीपत के युद्ध पे। पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान को हराकर वो बढ़ रहा था किधर की तरफ, सांगा की तरफ, क्योंकि उसका अगला टारगेट क्या था, सांगा को हराना। और उत्तर भारत में उस समय जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित राजा था वो कौन था, आपका सांगा जी थे। तो जब बाबर बढ़ रहा था किधर की तरफ, राजस्थान की तरफ, तो कहते हैं कि खानवा के पास में जो भरतपुर में एक प्रसिद्ध मैदान है जिसका नाम आता है खानवा, खानवा का युद्ध होता है। उस खानवा के युद्ध में ध्यान देना है पृथ्वीराज कछुआ था जो किधर की तरफ से भाग लेता है, आपके आमेर रियासत की तरफ से भाग लेता है, ध्यान देना है। आमेर रियासत की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला जो राजा है उसका नाम क्या आता है, पृथ्वीराज आता है। और साथ में इनके पुत्र थे जिसका नाम था जगमाल, उसने भी इसमें भाग लिया था। जब सांगा इस खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपके सभी को पता है 17 मार्च के दिन, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर, खानवा के युद्ध में घायल हो गए थे कौन, आपके सांगा। जब घायल सांगा को युद्ध भूमि से निकालकर बाहर लाने का जो काम है वो किसने किया था, पृथ्वीराज ने किया था, पृथ्वीराज कछुआ ने किया था। और पृथ्वीराज कछुआ के कहने पे ही बाद में इनको बसवा में लाकर इनका क्या किया गया था, उपचार किया गया था। और पृथ्वीराज कछुआ के बारे में बताया जाता है कि ये खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये कहा जाता है इनके बारे में। तो ये बातें अपने को याद रखनी है पृथ्वीराज कछुआ के बारे में। आप इनको नोट्स बनाकर चल लेना कि पृथ्वीराज कछुआ है, इनका शासनकाल 1503 से 1527 है। इनकी रानी का या इनकी पत्नी का नाम क्या है, अपूर्वा देवी, या जिनका दूसरा नाम क्या है, बालाबाई है। बालाबाई राव लूणकरण की पुत्री है और राव लूणकरण बीकानेर के राजा हैं जिनको क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसने कहा, तो नोट लगा कर लिख देना कि बिट्टू सूजा थे, उन्होंने राव जयसिरा छंद है उसमें कहा था। इसके बाद याद रखना है कि अपूर्वा देवी ने आमेर के अंदर आपके लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया और इनके गुरु थे जिनका नाम था कृष्णदास जी पहियारी, उनका और पृथ्वीराज जी के जो गुरु थे योगी चतुरानाथ, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी वजह से शास्त्रार्थ में हारने की वजह से इन्होंने क्या किया, गलता जी पीठ की स्थापना की, कहां पर, जयपुर में। और रामानंदी संप्रदाय की इन्होंने मुख्य पीठ यहां पर स्थापित कर दी। और इसकी अन्य पीठ है वो है रेवासा सिक्कर के अंदर, आप सभी को पता है अग्रदास जी ने वहां पर इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद में होता यह है कि पृथ्वीराज जी के शासनकाल में देश के अंदर आपके आमेर के जब ये राजा थे उसी समय ध्यान रखना है देश के अंदर बाबर का आक्रमण हुआ था। और बाबर ने जब आक्रमण किया तो उनकी तरफ जो सांगा थे, सांगा की तरफ से लड़ने वाले आमेर के जो राजा थे उनका नाम क्या आता है, आपके पृथ्वीराज कछुआ, और पुत्र इनका जगमाल था। और घायल सांगा को उस मैदान भूमि से निकालने का काम भी इन्होंने किया था। और विशेष तौर से पृथ्वीराज कछुआ के बारे में कहा जाता है कि इनका क्या था, वहां पर वीर गति को, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से इनके बारे में जानकारी रखना है। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे, आपके पूरणमल। तो ध्यान रखना इनके उत्तराधिकारी कौन है, पूरणमल। और ये अपूर्वा देवी के पुत्र थे और इनके प्रभाव में रहने के कारण क्या है, इनको क्या बनाया जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है, ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं इनके बाद के इतिहास की। इनके बाद के इतिहास में
आमेर में क्या क्या बदलाव होते हैं उसके बारे में देखिएगा। अब पूरणमल अगले राजा बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाते हैं। और पूरणमल कछवा है वो कुछ समय शासन करते हैं 1527 से लेकर 31 तक। और पृथ्वीराज कछवा के बाद में पूरणमल कछवा को गद्दी से हटा दिया किसने? भीमदेव ने गद्दी से हटा दिया। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज जो आपके पूरणमल कछवा थे उसके बाद भीमदेव राजा बने, और भीमदेव को क्या है कि आपके रतन सिंह ने क्या कर दिया? गद्दी से हटा दिया। और जो आपके भीमदेव थे वो चले जाते हैं किसकी शरण में? हुमायूं की शरण में चले गए थे। हुमायूं की शरण में चले गए थे आपके कौन से? भीमदेव। जब भीमदेव हुमायूं की शरण में चले जाते हैं तो इस समय आमेर के राजा बनकर रहते हैं कौन? आपके रतन सिंह। और आप सभी को पता है 1540 में हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया तो उसके बाद हुमायूं तो लौटकर चले गए थे कहां? अमरकोट। और शेरशाह सूरी का टारगेट था अगला अपना राजपूताना, क्योंकि राजपूताना बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़े क्या था? भूभाग था, जिस पर अधिकार करना हर दिल्ली के सुल्तान का क्या रहता था? एक सपना रहता था, क्योंकि सामरिक रूप से राजपूताने का महत्व था। समझना उस चीज को, कैसे महत्व था कि अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में होता क्या है? जब भी कोई दिल्ली का सुल्तान बनता था, दिल्ली, तो उसके लिए दो चीजें जरूरतमंद हो जाती थी। एक तो मालवा को जीतना और दूसरा गुजरात को जीतना, क्योंकि दोनों ही विदेशी व्यापार के लिए जो कौन सा क्षेत्र जाना जाता, विदेशी व्यापार के लिए अगर कोई जगह थी तो वो थी आपकी गुजरात, क्योंकि यहां से भारत का विदेशी व्यापार होता था। और मालवा उस समय उपज की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहां पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, नदी वाला मैदान था, इस वजह से यहां से सर्वाधिक टैक्स मिलता था किसको? दिल्ली के सुल्तान को। तो इन दोनों को सामरिक रूप से जाने के लिए या तो इधर रणथंबोर या फिर यहां मेवाड़ का जो चित्तौड़ दुर्ग था, इन दोनों को जीतना जरूरी था, क्योंकि रणथंबोर पे किसका अधिकार था? आपके गुहिलों का अधिकार था। तो इन दोनों के लिए जाने के लिए, दिल्ली से जाने के लिए सीधे रास्ते की जरूरत पड़ती थी, या फिर सामरिक रूप से इन दोनों का क्या था? बड़ा महत्व था। मालवा के अंदर जो मांडू का किला था, इसको जीतने के लिए चित्तौड़ के किले को या रणथंबोर किले को जीतना सबसे पहले जरूरी था। तो इस वजह से होता क्या है, दिल्ली का कोई भी राजा बनता था तो उसका एक ही सपना होता था, वो किसको जीते? गुजरात और मालवा को। तो बीच में जो आता था वो आता था आपका राजपूताना। तो इस राजपूताना में जो पहली रियासत आया करती थी उसका नाम आता था आमेर रियासत। जब भी कोई सुल्तान चलता था दिल्ली से अभियान के लिए तो सबसे पहले आती थी आपकी आमेर रियासत। तो आमेर रियासत में उस समय की बात करूं तो उस समय राजा बन जाते हैं आपके रतन सिंह राजा है। ये 1531 से लेकर 36 तक शासन करते हैं। और रतन सिंह वो पहले राजा थे, ध्यान रखना, 1531 से लेकर 36 तक ये शासन करते हैं। सॉरी, यहां पर 36 तक है आपके कौन से? आपके भीमदेव। इनका शासनकाल आता है 36 से लेकर 47 तक। 36 से लेकर 47 तक इनका शासनकाल आता है रतन सिंह का। और रतन सिंह के शासनकाल में होता क्या है कि 1540 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? शेरशाह सूरी की क्या की थी इन्होंने? सबसे पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला ये पहला राजा था। कहां का? आमेर का पहला राजा था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि दिल्ली से शेरशाह सूरी का अगला टारगेट क्या था? आपका राजपूताना। तो इसने क्या किया? पहले ही शेरशाह सूरी से क्या कर ली? अधीनता संधि कर ली। और शेरशाह सूरी फिर किधर निकल गया? आपके चित्तौड़ की तरफ जाने वाला था, लेकिन उदय सिंह ने पहले ही अपने दुर्ग की चाबियां किसके पास भेज दी? शेरशाह सूरी के पास में। तो उस समय फिर यहां मारवाड़ के उस समय राजा थे राजा मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो मालदेव उनका अगला टारगेट था किसका? शेरशाह सूरी का। तो इस वजह से कहते हैं कि शेरशाह सूरी फिर कहां लौट गए थे? आपके मारवाड़। और आप सभी को पता है एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है? तो वो बातें करेंगे मारवाड़ के इतिहास में। तो इनकी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन था? आपका रतन सिंह था, जिनका शासनकाल 36 से 47 रहता है। और रतन सिंह के ही चाचा हुए थे जिनका नाम आता है सांगा। इनके चाचा का क्या नाम था? सांगा कछवा थे इनके चाचा। इन्होंने क्या किया था? उस समय के जो मोजमाबाद के पास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के स्थान पर इन्होंने सांगानेर कस्बा बसाया। सांगानेर जो कस्बा है उसकी स्थापना या उसको बसाया किसने था? आपके सांगा कछवा ने
बसाया था और ये आपके रतन सिंह के क्या थे, चाचा थे। तो इस प्रकार से रतन सिंह की 1547 में क्या होती है, हत्या कर दी जाती है इनके भाई जिसका नाम था आस्करण के द्वारा। आस्करण के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या। और आस्करण की हत्या कर दी थी किसने, आस्करण की ने हत्या कर दी थी किसकी, रतन सिंह की। किसके कहने पर, भारमल के कहने पर। भारमल जिसका नाम मिलता है बिहारी मल, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बिहारी मल या भारमल की कहने पर आस्करण ने क्या कर दी थी, रतन सिंह की हत्या कर दी। और उसके बाद में राजा बनना चाहिए था किसको, आस्करण को, लेकिन इसको अपने भाई का हत्यारा बता दिया किसने, आपके भारमल ने। और आमेर रियासत के जितने भी सामंत थे उनको अपने पक्ष में ले लिया किसने, आपके भारमल ने। तो इस वजह से भारमल अगला राजा बन जाता है। और भारमल है वो पुत्र था किसका, आपके पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज का पुत्र था, पृथ्वीराज कछवा का पुत्र था। तो ये आगे चलकर कहां का राजा बनता है, आपके आमेर का। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भारमल के बारे में, बिहारी मल के बारे में, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट राजा है ये अपने राजस्थान का, आमेर का, जिसके बाद में अपने राजस्थान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, किसके बारे में, भारमल के बारे में। तो राजा भारमल के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और ये 2-3 बातें याद रखनी है। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था, आपका रतन सिंह, ध्यान देना है। और मेवाड़ का कौन था, उदय सिंह, ध्यान देना है। अब इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं किसकी, बिहारी मल की या भारमल की। या छोटी सी बात बता देता हूं कि देखो आपने देखा होगा कि आमेर है, आमेर के ज्यादातर राजा थे, किसी का बिहारी मल, किसी का पूर्ण मल, कई सारे ऐसे नाम मिलते, एक साथ ही मल ही मल नाम है। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा किस्सा है, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो उसके सभी बच्चों का नाम क्या था, किसी का गिरधर था, किसी का क्या था, गजोदर था। तो सभी के पीछे क्या था, उपनाम उनका क्या था, मुरलीधर था। ऐसे धरीधर के नामकरण थे। तो उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए तो उनको लेकर वो पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने बोला कि पंडित जी महाराज इनके नाम निकालो, लेकिन उनके पीछे क्या होना चाहिए, धर नाम होना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि चलो इनके तो मैं नामकरण कर देता हूं। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, एक का नाम रख ले इधर और दूसरे का नाम क्या रख लो, उधर। तो इस प्रकार से उनका तो नामकरण कर दिया, लेकिन उस आदमी के मन में शंका है कि पंडित जी महाराज अगर अगला और बच्चा हो गया तो उसका नाम क्या रखेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि अब तू सुधर। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आपके किसके बारे में, राजा भारमल के बारे में। भारमल शासनकाल है इनका 1547 से लेकर 73 ईस्वी तक। भारमल के समय की बात करते हैं तो 1547 से 73 तक शासन करते हैं। इनका जो अन्य नाम मिलता है, दूसरा नाम, वो है बिहारी मल। बिहारी मल ही भारमल है और भारमल ही क्या है, आपके बिहारी मल है। इनके पिता का जो नाम मैंने अभी बताया, इनके पिता का नाम था, पिता थे वो थे आपके कौन, पृथ्वीराज कछवाहा इनके क्या थे, पिता थे, याद रखना है। साथ ही साथ भारमल है, तो भारमल के बारे में कौन सी मेन बातें अपने को याद रखनी है वो देखिए। इनके शासन की क्या विशेषता रही है, विशेष उनके ऊपर चर्चा करते हैं। भारमल को मैंने बता दिया कि आस्करण के द्वारा रतन सिंह की हत्या करवाकर ये राजा बन गए, लेकिन इनके समय में विशेष परिस्थिति क्या रहती है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये राजस्थान है अपना, इस राजस्थान की ये वाली रियासत है, इस आमेर रियासत में राजा कौन है अभी, भारमल। बात कब की है, 1547 की। अब होता क्या, राजा ये बन गए, उस समय क्या होता है, जो भीमदेव थे, भीमदेव के पुत्र थे जिसका नाम आता है सूजा। सूजा भी उस समय क्या कर रहे थे, भारमल का विरोध कर रहे थे। तो सूजा है वो चला जाता है किसकी शरण में, हुमायूं की शरण में। और हुमायूं का उस समय मेवात क्षेत्र में क्या था, एक सूबेदार था जिसका नाम था हाजी खां। हाजी खां के पास चला जाता है और वो हाजी खां क्या करता है, अधिकार करने के लिए किस पर, आमेर रियासत पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजता है यहां पर। तो भारमल बड़ा ही कूटनीतिज्ञ राजा था, तो इसने क्या किया कि हाजी खां को अपनी तरफ मिला लिया, काफी सारा धन दिया उसको, और जो सूजा था उसको भी क्या किया, यहां की
आमेर की जगह नरवर का राजा बना दिया। नरवर की जो जागीरी थी वो किसको दे दी? आपके सूजा को दे दी, सूजा को। ठीक है, तो सूजा भी क्या हो गया? शांत हो गया। और हाजी खां जो उस समय मेवात का क्या था? सूबेदार था, हाजी खां। हाजी खां को भी अपनी तरफ, अपने पक्ष में मिला लिया। किसने? आपके भारमल ने। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी थी उस समय, राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि भारमल को मुगलों से अधीनता, मतलब मुगलों से क्या करनी पड़ी? संबंध बनाने पड़े, उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो हाजी खां के समय की बात है, भारमल की ये बातें कर रहे हैं अपन। तो सूजा शांत हो गया, हाजी खां भी शांत हो गया। अब होता क्या है, भारमल के समय में यहां आसपास मैंने बताया था कि जो यहां का जो शासन हुआ करता था पहले मीणाओं का हुआ करता था। तो उस समय क्या है, भारमल के ग्रह क्लेश होने की वजह से या इसकी राजनीतिक स्थिति सही ढंग से सुदृढ़ ना होने की वजह से मीणाओं ने भी धीरे धीरे क्या है, उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से क्या करते हैं फिर आपके भारमल, यहां पर नारनौल के, उस समय नारनौल के एक सूबेदार थे जिसका नाम आता है मजनू खां। मजनू खां, तो मजनू खां के साथ इनके अच्छे संबंध बन जाते हैं। नारनौल के सूबेदार मजनू खां के साथ इनके अच्छे संबंध बन जाते हैं। और एक बार क्या होता है, हाजी खान और मजनू खां के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। हाजी खान ने चढ़ाई बोल दी थी नारनौल पे, तो उससे दोनों के बीच में मध्यस्थता किसने की? भारमल ने। तो इस वजह से मजनू खां की नजरों में भारमल की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो गई थी। तो दोनों अच्छे मित्र हो गए थे। तो कहते हैं कि भारमल ने क्या किया कि जो सूजा था, ये जो सूजा था, ये भी चाहता था कि मैं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करूं। कहां का? आमेर का। तो ये यहां का शासन प्राप्त करना चाहता था। तो सूजा भी चाहता था कि उस समय जो नया राजा बना था दिल्ली में, सुल्तान बना था, उसका नाम आता है अकबर। दिल्ली का जो राजा बन गया था वो बन गया था अकबर। और आप सभी को पता है 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली में। तो 1556 में जब ये राजा बने तो कहते हैं कि भारमल मजनू खां की सहायता से पहली बार मुलाकात किससे करता है? अकबर से। अकबर से पहली बार इनकी मुलाकात होती है कहां पर? दिल्ली में। और वो समय है आपका दिसंबर का। दिसंबर 1556 की बात है, इन दोनों की मुलाकात होती है यहां पर मजनू खां की सहायता से। यहां पर अकबर एक हाथी पर बैठा हुआ था जो बड़ा ही मदमस्त था। और अकबर उस मदमस्त हाथी को भारमल की सहायता से क्या करवाता है? नियंत्रित करता है। तो भारमल के इस कौशल बल से वो क्या है? बड़ा प्रभावित होता है और एक तरह से नजरों में आ जाता है। कौन? भारमल। किसके में? अकबर की में, मजनू खां की सहायता से। तो इस प्रकार उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और अकबर चाहता था कि इस राजनीतिक जो यहां पर कलह था, इस नियंत्रण से या अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए उसने क्या किया? अकबर से अधीनता या अकबर से अपने आपसी संबंध बढ़ाने की कोशिश की। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, अकबर और भारमल के बीच में जो नजदीकियां हैं वो बढ़ने का कारण बनती है इसकी पुत्री जिसका नाम आता है हरकाबाई। तो कहते हैं कि अकबर के कोई संतान नहीं हुई थी इसकी पहली बेगम से, जिसका नाम आता है सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम से इसके कोई संतान नहीं हुई। तो अकबर क्या किया करते थे, यहां से जिरात करने के लिए पैदल चलकर यात्रा करने आते थे। कहां पर? अजमेर। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में ये क्या है? यात्रा या जिरात करने के लिए आते थे। कहां? अजमेर। तो रास्ते में ये कहां से होकर गुजरते थे? सांगानेर से। सांगानेर से होकर गुजरते थे। तो सांगानेर से होकर गुजर रहे थे तो वहां पर कहते हैं कि भारमल का एक मित्र था जिसका नाम आता है चगताई खां। चगताई खां जो भारमल का क्या था? मित्र भी था और एक मुगल सेनापति भी था, चगताई खां। चगताई खां। तो इस चगताई खां ने क्या किया? भारमल को यह कहा कि आप अकबर का अच्छा स्वागत करें आमेर के, आपके सांगानेर के अंदर। तो कहते हैं कि चगताई खां के कहने पर, बात है ये 20 जनवरी की, 20 जनवरी 1562 की बात है। अकबर जब अजमेर की यात्रा पर था तो भारमल अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पौत्र मान सिंह के साथ मिलकर यहां पर स्वागत करता है, भव्य स्वागत करता है। किसका? अकबर का। अकबर इस बात से प्रभावित होता है और अकबर ने क्या, भारमल ने क्या किया? अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह का प्रस्ताव किसके साथ रखा? अकबर के साथ रखा, अकबर के पास रखा और हरकाबाई का विवाह का प्रस्ताव रखा। और यहां पर इसने क्या किया? भारमल ने भगवंत दास और मान सिंह की उपस्थिति में चगताई खां के सहयोग से
अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? अकबर की। तो अकबर वापस जब अजमेर जाकर आया तो ध्यान रखना है, भारमल पहला राजा था जिसने क्या किया? मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार की। और जब आपका अकबर अजमेर जाकर वापस आता है तो कहते हैं कि जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है सांबर। जयपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सांबर। सांबर झील के पास में 6 फरवरी के दिन 1562 ईस्वी के दिन हरका बाई और अकबर का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और अकबर ने क्या किया? भारमल ने क्या किया? अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मान सिंह को दोनों को ही अकबर की सेवा में भेज दिया। अकबर की सेवा में भेज दिया। मान सिंह इस समय 12 वर्ष का था। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला राजा था आपका कौन? भारमल था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और अपनी पुत्री हरकाबाई का क्या किया? विवाह किया। हरकाबाई का अन्य नाम मिलता है शाहीबाई और नाम मिलता है इनका हिरण कुंवरी, हरकूबाई, ये नाम मिलते हैं। लेकिन जोधाबाई इनका नाम नहीं था। जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जिनका विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ होता है, ध्यान देना है। और हरकूबाई और अकबर से जो उत्पन्न संतान होती है इन दोनों से, उसका नाम है सलीम। और ये सलीम ही आगे चलकर क्या बनता है? जहांगीर बनता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जहांगीर ने हरकूबाई को एक उपनाम दिया जिसका नाम होता है मरियम उजमानी। तो हरकूबाई को मरियम उजमानी कहते हैं और ये मान सिंह की क्या थी? बुआ थी। तो इस प्रकार से राजा भारमल के बारे में यह स्थिति हमें ध्यान रखनी है कि राजा भारमल पहला राजा था राजपूताने का जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध बनाए। और इसकी शासन की विशेषता यह है कि यह पहला राजा था जो क्या है? दिल्ली में राज्याभिषेक के समय अकबर से मुलाकात करता है, उसके हाथी को कंट्रोल करता है और उसकी नजरों में आ गया और ये अपना संबंध बढ़ाता है इसके साथ। और सांगानेर में 20 जनवरी 1562 को अधीनता स्वीकार करता है किसकी? अकबर की। और हरकाबाई और अकबर का विवाह सांबर झील के किनारे 6 फरवरी 1562 को होता है, ध्यान देना है। और अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। इस बात से खुश होकर अकबर ने भारमल को राजा की उपाधि दी, साथ ही अमीर उल उमरा की उपाधि दी और इनको 5000 की जात और 5000 का ही क्या दे दिया? मनसबदार। एक तरह से ऊंचे पदों की या कह सकते हैं सेना के अंदर अच्छी रैंक पर इनको प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से भारमल जो राजा था ये बड़ा ही कूटनीतिज्ञ राजा था और इसने उस समय की परिस्थिति के अनुसार मुगलों की अधीनता स्वीकार की अपना अस्तित्व रखने के लिए। तो वैसे तो उस समय कई इतिहासकारों ने इनकी आलोचना की, बाद में भी करते आए हैं, लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भारमल की ये दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या है? ऐसा कदम उठाया। और कहते हैं कि इसी वजह से आगे चलकर राजपूताना के अंदर आपके आमेर रियासत या कछवा वंश का क्या है? वर्चस्व रहा। तो आपने देखा होगा, आगे चलकर इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी क्या क्या भूमिका रहती है राजस्थान के इतिहास के अंदर। और अकबर का जब ये कृपा पात्र हो जाते हैं तो आगे चलकर भगवंत दास और आपके मान सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने सभी विद्यार्थियों के पास इसे भेजें। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से।